प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स का मामला, हुकूमत का रकम देने से इनकार, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबाई इंतखाबात में सिक्योरिटी की फराहमी से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में क्या मौकिफ अपनाया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शरीफ खानदान सऊदी अरब इकट्ठा होने लगा, नवाज शरीफ लंदन से रवाना, मरियम नवाज पहुंच गई, मुल्की सियासत के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के क्या मकासद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तौहीन आमेज रिमार्क्स का इल्जाम, आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया। वजारत उज़्मा से फारिग, सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल कोई रिलीफ नहीं मिल सका। कश्मीर की सियासत से पीटीआई की बड़ी ताकत फारिग, तनवीर इलियास की नाअहली की बुनियादी वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शहरियों का बेहतरीन मफाद इसी में है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना वजाहती बयान जारी कर दिया। सबको दावत दी गई, अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं, ऐसा कहना है जस्टिस काजी फाइज ईसा का। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कामरान यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, जिस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कि जिस तरह मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी है, एक कहा जाता है कि आईनी बहरान है, एक टकराव गवर्नमेंट का है अदलिया के साथ, इस तरह की सिचुएशन है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अभी मरीम नवाज पहुंच गई हैं, नवाज शरीफ रवाना हो गए हैं, 26 अप्रैल को वज़ीर आज़म भी चले जाएंगे। तो ये जो मुलाकात सऊदी अरब में होने जा रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, आपको क्या लगता है किस किस्म के क्या लाए अमल आ सकता है सामने और किस किस्म के फैसले मुतवक्के हैं? आई थिंक अगर तो एक तो ज़ाहिर है कि वो उम्रे पे गई हैं, उम्रा तो ज़ाहिर है कि प्राइवेट विजिट होता है और नवाज शरीफ भी हैं, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे तो ज़ाहिर है कि सिर्फ वो प्राइवेट नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है, जो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, जो IMF का प्रोग्राम लटका हुआ है और उसमें सऊदी अरब की तरफ से जो हमें कैश चाहिए, दो के इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये कमिटमेंट दे दी है कि खास करके IMF को कि वो $2 बिलियन पाकिस्तान को देंगे। तो आई थिंक ये दौरा इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम जो शरीफ फैमिली के करीब जो लोग समझे जाते हैं, क्योंकि इतने अरसे से सऊदी अरब ने कहा तो था कि पैसे देंगे वो, लेकिन वो नहीं दिए। लेकिन जो मेरी इत्तला है या जो दावा कर रहे हैं जो लोग उनके साथ हैं कि ये जो नवाज शरीफ का जो दौरा है, ज़ाहिर है कि उम्रे पे जाएंगे और फिर कुछ उनकी मुलाकातें होंगी, तो वहां पे ये ऐन मुमकिन है कि उनके दौरे के इख्तिताम पर या उसके दौरे के दौरान जो है जो सऊदी गवर्नमेंट है बाकायदा तौर पर इसका ऐलान करे कि वो पाकिस्तान को जो $2 बिलियन जो अशद जरूरत है वो पाकिस्तान को दें। तो एक लिहाज से ये एक जो शरीफ फैमिली है या नून लीग है गवर्नमेंट जो है, उनके लिए एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा आई थिंक अचीवमेंट होगी अगर ऐसा होता है। ये दावा है, ज़ाहिर है जो नून लीग के लोग जो ये कर रहे हैं या शरीफ फैमिली के करीब हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर इस तरह से डेवलपमेंट हो जाती है, सऊदी अरब वाकई 2 बिलियन जो है जो उन्होंने पहले ऐलान किया था कि वो स्टडी करेंगे और अगर वो ट्रांसफर कर देते हैं तो दैट विल बी समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट आई थिंक। ठीक है कामरान, और ये तो आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा अगर इस तरह का ऐलान हो जाता है और शरीफ फैमिली इसको एक सक्सेस के तौर पे आगे उनकी पॉलिटिक्स की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। ये बताइए कि नवाज शरीफ का क्या प्लान हो सकता है मुतवक्के, वो वापस जाएंगे यूके या ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान आ जाए? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये तो बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट होगी कि अगर वो सीधा पाकिस्तान आ जाए। अभी तक की तो इत्तला यही है कि वो यूके वापस जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जब उनके खिलाफ जाहिर है कि केसेस पेंडिंग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी वापस आएंगे, वो भी जब सिचुएशन जो है इतनी मेरे ख्याल में वॉलेटाइल है, इतनी अनसर्टन है, कोई पता नहीं है। तो जब तक वो तमाम एंड्स जो हैं आप कह लें कि वो सेफ नहीं कर लेते, उस वक्त तक शायद वो वापस ना आए। तो अगर वो वापस आते हैं तो ये तो बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में एक बॉम्बशेल होगा, एक सरप्राइज होगा, व्हिच आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में कि वो वापस आएंगे इतनी जल्दी। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सर अभी आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब की और इनकी मरियम साहबा जो जा रहे हैं सारे, इनके दौरे के दरमियान मुमकिन है कि शायद वो अनाउंस कर दें सऊदीज़ जो हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये देखा दोनों की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं है, साफ ज़ाहिर है अल्लाह की आंख में वो एक उसमें कैसे अब्सकॉन्डर भी हैं। मरियम नवाज साहब हैं, वो भी साफ ज़ाहिर कोई पोजीशन नहीं है उनकी।
तो माजी में हमने देखा कि यहाँ से ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए थे, आर्मी चीफ उस वक्त उनके साथ गए थे, और ये कहा गया था कि शायद नए आर्मी चीफ जब वहाँ पे पहुँचेंगे सऊदी अरेबिया तो वो इस तरह का पैकेज जो है वो अनाउंस करेंगे। 2-1 महीने पहले की बात है अगर मैं ठीक कह रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद वहाँ से कोई पैकेज नहीं आया। फिर भी हमें कहा गया कि भाई साहब आपने आना है तो वाया भटिंडा आए, वाया आप उसके IMF के हैं। तो आप ये बात समझते हैं कि जो इन्होंने ऐलान सऊदीज़ ने उस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में नहीं किया था, उनकी प्रेजेंस में वो इस वक्त एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहेंगे जो साबका हैं या मरियम नवाज साहब वहाँ पे मौजूद हैं, आपको ये पॉसिबिलिटी लगती है कि इस तरह वो करेंगे सऊदीज़? देखें, जो अनाउंसमेंट तो उनकी तरफ से आई थी उस वक्त भी जब आप शहबाज शरीफ भी गए थे और आर्मी चीफ भी गए थे, लेकिन उसके अंदर एक टेक्निकलिटी थी। उन्होंने कहा कि जो सऊदी गवर्नमेंट है वो स्टडी करेगी कि पाकिस्तान को मजीद 2 बिलियन का कैश दिया जाए और $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाए। तो स्टडी का मतलब ये होता है कि आप एक लारा लगाना। अब पाकिस्तान को जाहिर है कि उसके बाद वो ट्रांसलेट तो नहीं हुआ। अब जो पाकिस्तान को, आपको पता है कि IMF का प्रोग्राम जो आपका फंसा हुआ है, जो आखिरी जो शर्त है वो यही है कि चीन, UAE और सऊदी अरब, और खास करके सऊदी अरब और UAE जो हैं वो कम से कम $3 बिलियन जो हैं, $2 अरब सऊदी अरब और $1 अरब अगर UAE बोर्ड की मीटिंग से पहले वो जब तक ट्रांसफर नहीं करता तो उस वक्त तक IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। तो ये एक बड़ी डेस्परेट सिचुएशन है। और जो इसहाक डार साहब भी और ये गवर्नमेंट अब इंडिकेशन दे रही है कि कम से कम जबानी तौर पर IMF को सऊदी अरब ने ये यकीन दहानी करा दी है कि यस वो पैसे देने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान को। तो शायद उसकी जो टाइमिंग है, लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, जो कम से कम एक सीनियर जो उनके एडवाइजर हैं जो शरीफ फैमिली के जो उनके बड़े करीब हैं, उन्होंने 2-3 रोज पहले बात हुई तो उन्होंने मुझे बड़े दावा किया कि आप देखेंगे कि नवाज शरीफ जाएंगे तो ये डील जो है वो अनलॉक हो जाएगी। मतलब कहने का मकसद उनका ये था कि नवाज शरीफ डिस्पाइट बीइंग कन्विक्टेड, डिस्पाइट बीइंग आउट ऑफ पावर, अभी भी जो सऊदीज हैं वो उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक कि अगर तो ये चीज होती है वहां पे तो पॉलिटिकली आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगी, वो पॉलिटिकली इसको सेल करेंगे। आप कमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक वो नहीं होगा टर्माइल, डिप्लोमेटिक एक अप्रोवर भी हो सकती है मुखालफिन या वटेवर, कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनको अगर इस तरह की कंसेशन जो अनाउंस नहीं होती, एक जो मतलब जैसे आपने कहा कन्विक्टेड साबका प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में सऊदीज़ अगर ये ऐलान करते हैं तो इट वॉन्ट लुक समथिंग ऑड, कोई डिफरेंस ही नहीं लगेगी बात। और मतलब जितना भी तल्लुक हो आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो मेरा डिप्लोमेटिकली देखने पड़ते हैं कि किसकी आप मौजूदगी में क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आई थिंक इसीलिए तो आई बिलीव कि शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। वो ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर वो किया है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातों के बाद वो ऐसा करेंगे। जो मेरा कहना है कि जो शरीफ फैमिली या नून लीग है वो कम से कम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली इसको इस तरीके से कैश करवाने की कोशिश करेगी कि इतने अरसे से सऊदी अरब जो वो पैसे नहीं दे रहा था और अब क्योंकि नवाज शरीफ वहां पे गए हैं तो देखें कि कैसे, आपको पता है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इमरान खान के दौर में जो सऊदी क़यादत के साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए, मुबैना तौर पर उनके साथ जो पर्सनल भी मामलात रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि ये जो नून लीग है उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी कि देखें नवाज शरीफ की आज भी पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनका रिगार्ड है, वो वहां पे गए हैं और उसके बाद हमें पैसे मिल गए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सऊदीज भी ये जानते हैं कि एक डिवाइसिव फिगर तो है नवाज शरीफ और उनके खिलाफ केसेस भी हैं, कन्विक्टेड भी हैं, बट वो इस तरीके से शायद उसकी अनाउंसमेंट ना करें। बट इस दौरे के दौरान या उसके फौरन बाद अगर हो जाता है तो कम से कम इंप्रेशन यही जाएगा कि अगर इतने अरसे से पैसे नहीं आ रहे थे तो आप अगर अच्छा, आपने इमरान खान साहब की बात की तो जैसे आपने कहा तल्लुकात ख़राब हुए, पिछले दिनों ये बातें सामने आई, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि शायद राब्ते बहाल हो गए इमरान खान साहब के MBS के, उनके फिर व्हाट्सएप पे मैसेजिंग भी हुई है, जिसके बाद वो सुना गया सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे उन पे ब्लेम है कि शायद उन्होंने कोई इमरान खान साहब और ये रॉयल फैमिली के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनको ब्रिज करने की कोशिश की है। आप क्योंकि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड को बड़ा करीब से देखते हैं सर, आपकी क्या खबरें हैं? इज़ इट ट्रू कि राब्ते बहाल हुए हैं और जो सफ़ीर को वहाँ से कोई उनको बुलाया गया है, जो रिपोर्ट्स आ रही थी अगेन इसी इमरान खान साहब की वजह से थी, MBS की वजह से थी? आई थिंक ये दावा तो PTI की हुकूमत कर रही है, बट एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता कि उनके जो उस तरह से राब्ते बहाल हुए। एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि जब इन पर कातलाना हमला हुआ था नवंबर में
तो ये जरूर कोशिश थी पीटीआई की कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पर्सनली कॉल करें इमरान खान को, लेकिन वो कॉल नहीं हुई। दूसरी जो आपने बात की ना, जो पाकिस्तान के सफीर थे वहां पे सऊदी अरब के अंदर, उनको ये वापस बुलाया गया या वापस बुलाया जा रहा है, इस बात में बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस के अंदर ये बात कही जाती है कि वो शाह महमूद कुरैशी के बहुत ज्यादा करीब हैं, और वो कहा यह जाता है कि दो के हैं तो वो डिप्लोमेट, मतलब ये तासुर ये है, मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, ज़ाहिर है आफ्टर ऑल वो डिप्लोमेट है, बट उनकी जो हमदर्दियां हैं, जो लीनिंग है, वो है टूवर्ड्स पीटीआई बिकॉज ऑफ शाह महमूद कुरैशी। तो इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं होगी कि अगर वो सऊदी क़यादत और इमरान खान के दरमियान अगर माजी में कोई गलत फहमियां हुई हैं, उसको गलत फहमियां दूर करने के लिए कोई रोल प्ले कर रहे थे, तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं होगी, और इसी वजह से शायद उन्हें वापस बुलाया गया है, और इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं है। तो कोशिश, इससे ये अंदाजा होता है कि कोशिश पीटीआई की तरफ से, देखिए अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर कल इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं, हमारी फाइनेंशियल वो लाइफ लाइन है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा कमरान, तो आपने अमेरिका का जिक्र किया है, तो लिंकिंग विद द सेम थिंग, जिस तरह से अमेरिकन सेनेटर्स के मुख्तलिफ बयानात पीटीआई के हक में आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और आज एक अमेरिकन सेनेटर की मुलाकात भी हुई इमरान खान से, तो इज इट गुड लॉबिंग ऑफ इमरान खान, या फिर ये कि अमेरिका के अंदर मूव हुई हैं चीज़ें इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख के, या उनकी सोच तब्दील हुई है? आई थिंक इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। वहां पे आपको पता है कि आप जो लॉबियस्ट हैं वो हायर कर सकते हैं, और इसके अंदर ये जो अभी राब्ते हो रहे हैं ना, जो उनके कांग्रेसमैन हैं, जो सेनेटर्स हैं, इमरान खान से उनका राब्ता हो रहा है, या वो इमरान खान के हक में बयानात दे रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो इमरान खान की सपोर्ट बेस है ओवरसीज में, खास करके अमेरिका के अंदर, और वहां पर कई ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी को जो फंडिंग करते हैं। जब आप फंडिंग करते हैं तो नेचुरली आपका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये मेरे ख्याल में कोई हैरान को नहीं, अगर वहां पे एक सेनेटर है, एक रिपब्लिकन कोई लीडर है, अगर पाकिस्तानी अमेरिकन जिसकी इमरान खान के साथ हमदर्दी हो, वहां पे वो फंडिंग करते हैं, तो उनको कहकर एक इमरान खान के हक में बयान दिलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन जो इमरान खान की सपोर्ट करते हैं। आई थिंक कि उनका बहुत बड़ा किरदार है इसमें। कोई जो गवर्नमेंट है या इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कोई इतना किरदार नहीं है, और ना ही इमरान खान को लेकर उनका कोई नुक्ता नजर इतना तब्दील हुआ है। अच्छा कामरान, आपको हम पिछले हफ्ते ट्राई कर रहे थे लेकिन आपसे नहीं हो सका, बिकॉज वी थॉट के यू आर द बेस्ट पर्सन टू कमेंट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा ख्याल दब कर रह गया। बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, तो वो जो इतना इंपॉर्टेंट इजलास था वो रह गया। उसमें बाकी चीज़ों पे तो हम आते हैं, सोशल मीडिया से भी आप चेक करते हैं कि उस पर भी ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मेन चीज़ उसमें थी, जो मुझे लगी जिस पर नई बात हुई पाकिस्तानी मीडिया में होनी चाहिए थी, कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब के पिछले अदवार में जब वो ट्राइका थी, मतलब दे वर रेफरिंग टू इमरान खान साहब, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, DGISI, आर्मी चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर, तो इनके दौर में तालिबान के साथ डील करके उनको वापस लाया गया, उनके बंदे छोड़े गए, उनको सेफ, उनको वापसी का पैसे दिया गया, मतलब मर्डरर थे, यहाँ पे कन्विक्टेड लोग थे, फांसी के उनके कैदी थे या मुजरिम थे, उनको रिलीज़ किया गया। उस पर उन्होंने शदीद अपने कंसर्न का इजहार किया। हो मतलब आप इसको कैसे व्यू करते हैं? इसका मतलब जो मौजूदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो तो बड़ा शदीद खिलाफ थी कि आपने तालिबान को वापस आने का पैसे इमरान खान साहब, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कैसे दिया, ये मुझे समझ आई है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी और अपने वीलॉग में भी इसको डेफिनेटली हाईलाइट किया कि ये इशू शायद दब के रह गया, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ होता ये है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का जो फैसला होता है, जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो पब्लिकली उसको डिसऑन नहीं करता। इंटरनली बेशक वो क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये एटलीस्ट हालिया तारीख में मैंने नहीं देखा कि किसी आर्मी चीफ ने अपने जो प्रीडिसेसर हैं उनका इतना पब्लिकली और इतने एक अहम फोरम के ऊपर क्रिटिसाइज किया और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि उसका मतलब ये था कि कोई उसके अंदर जो पॉलिसी अपनाई गई थी कि एक पीस प्रोसेस को परसू करना है, और एतमाद साजी के चक्कर में दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस आने दिया गया, और उसकी वजह से दहशतगर्दी की लहर में जो है ना वो इजाफा हुआ। ये आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इससे एक अंदाजा होता है कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा जो फौजी क़यादत है और जो माजी की फौजी की क़यादत थी, उसकी सोच में अफगानिस्तान को और TTP को लेकर के जमीन आसमान का फर्क था, और इसका बाकायदा तौर पर नेशनल सिक्योरिटी फोरम के ऊपर इस तरीके से उसका इजहार होना, आई बिलीव दैट दिस इज एटलीस्ट अ पॉजिटिव चेंज इन द सेंस। और उससे एक चीज और भी इंडोर्स होती है, जो मुझे मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं
जनरल आसिम मुनीर, जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी और उसके बाद भी जिन लोगों ने इनके साथ काम किया, खास करके सिक्योरिटी के मामलात पर, तो उनका यही कहना था कि एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी जो थॉट है वो बहुत क्लियर है एज कंपेयर टू जो माजी के मोस्ट इमीडिएट जो आर्मी चीफ रहे, जनरल बाजवा हों या जनरल रहील शरीफ हों। तो किसी ने इनफैक्ट मुझे ये भी कहा, एक एपिक्स कमेटी की मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, ही इज 10 टाइम बेटर देन जनरल राहील शरीफ एंड 20 टाइम्स बेटर देन जनरल बाजवा। मतलब ये एक सीनियर एहलकार थे जो एक एपिक्स बल्कि मुझे भी, मैं आपकी बात में थोड़ा चिप इन कर रहा हूँ, मुझे भी ये पहले भी मैंने शायद बात की है, दोबारा रिपीट कर दें, बड़ी अहम बात है, मौका है कि जब ये सारा जनरल बाजवा साहब एंड कंपनी ये कर रहे थे, तालिबान वाली पॉलिसी लेकर आ रहे थे, बिकॉज के ही वाज आल्सो उसी में टॉप जर्नल्स में थे, तो वहाँ पे डिस्कशंस होती थी, तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब को इसको अपोज किया था कि आप तालिबान के साथ दोबारा ये पीस निगोशिएशन ना करें, बल्कि उन्होंने कुरान पाक से बताया जाता है कि कुछ उन्होंने आयतें भी पढ़ के उनको सुनाई थी कि जनाब कि ये जो लोग जो हैं ये इस पे ज़मीन पे जो आए हुए हैं फसाद फैलाने के लिए हैं, इनसे बातचीत करने का कोई आपको नहीं है, फ़ायदा नहीं। और जब वो टास्क उनकी नाकाम हुई थी 29 नवंबर को, तो उन्होंने फिर ये बात उनको कही थी कि सर मैंने बात आपको बताई थी कि इनके साथ कोई फ़ायदा नहीं। सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ही इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस इशू के कि हमें इस पे, और जिसका इजहार जो है ये प्रेस रिलीज में आया, बहुत बड़ा मतलब फैसला किया गया कि आप 30-35 हज़ार फैमिलीज या जंगजू जो हैं उनको वापस ले आए हैं, और आपने 3 लोगों ने बैठ के फैसला कर लिया, जिसके रिपरकशन पेशावर में हमने देखा इतना बड़ा अटैक हुआ सर वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद कोई मतलब जो माजी में जो ये जर्नल इस तरह पॉलिसीज बनाते हैं, जाने गई हैं, कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है या बस ठीक है, या कोई सिविलियन करता तो वो तो पकड़ा जाता। तो इस साइड पे जो माजी में जो कुछ उन्होंने ये पॉलिसीज बनी है जिसका नुकसान हुआ है, वो मान भी रहे हैं उस प्रेस रिलीज में, कोई वहाँ भी कार्रवाई के चांसेस हैं या बस ठीक है एक नए सिरे से जंग लड़ी जाएगी? आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में हम बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि जो अकाउंटेबिलिटी है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, दूसरे चीज़ों के ऊपर, तो वो कहते ही हैं। आई थिंक जो फैसले हम करते हैं या गलत फैसले करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सिविलियन साइड पे हो या मिलिट्री की साइड पे हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होना उतनी ही ज़रूरी है जितनी फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर होती है। और इस मामले के ऊपर 100% जब आप पब्लिकली अब एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है कि माजी की पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो क्या उन लोगों को बुला के एटलीस्ट पूछना चाहिए ना कि आपने किस बिना पर, किस वजह से ये पॉलिसी अपनाई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मुझे आई सीरियसली, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, मतलब शहीद हुए, सैकड़ों फैमिलीज इस फैसले के बाद तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, लोग मारे गए हैं सर, बच्चे मारे गए हैं इसमें, इस फैसले के बाद हमने देखा है। बिल्कुल, मैं इसी चीज को सामने रखते हुए मैं यही कह रहा हूं कि इनके खिलाफ डेफिनेटली इनसे पूछना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये कार्रवाई होगी? ठीक है, मतलब ये कहना आई थिंक कबल वक्त है, क्योंकि यही हमारा शायद एक अभी तक वो ऐसा बैरियर है या थ्रेश होल्ड है जो किसी आर्मी चीफ ने क्रॉस नहीं किया, कि अगर उनका अपना ही कोई जर्नैल या अपने जर्नैलों के खिलाफ जिन्होंने शायद ऐसे फैसले किए हों जो रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाया हो, उनके खिलाफ खुलकर को कार्रवाई की गई हो। कुछ कार्रवाइयां हुई हैं बट वो लिमिटेड स्केल पे हो। ऑन ए लाइटर नोट एंड कंक्लूडिंग रिमार्क, मतलब ना ही समझिए। नहीं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। कामरान इज सेइंग कि थोड़ा अनयूजुअल एक्सप्रेशन है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल खामोश हैं, कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि शायद वो इंटरनल जो मेस है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कॉशियसली मूव कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं, एक इंग्लिश का मुहावरा है ना उसमें, लॉल बिफोर द स्टॉर्म, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब यू नेवर नो। चलें, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लियर एंड ब्यूटीफुल कमेंट सर, ग्रेटफुल। थैंक यू जी। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को नाअहल कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ GTV कश्मीर सेल के इंचार्ज मौजूद होंगे ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, उनसे डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, GTV कश्मीर सेल के इंचार्ज हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा ख्वाजा साहब कि ये जो AJ की सियासत है उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि आज हमने देखा है कि एक बड़ा फैसला सामने आया है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल कर दिया गया है, तो क्या हो रहा है AJ की सियासत में? जी, AJ की सियासत में जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, जो अब साबिक़ वज़ीर आज़म हो गए हैं, इन्होंने गुफ्तगू की थी 2-3 माह कबल भी अदलिया के बारे में पब्लिक मकामात पर। फिर 2 रोज़ कबल इन्होंने गुफ्तगू की
अदलिया के बारे में कहा कि जो जजेस हैं ये इन्होंने स्टे ऑर्डर दे रखे हैं मुख्तलिफ सेक्टरीज को, तो मैं इनका ईद के बाद धुआं निकालूंगा। तो इस पर उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट एजेके है और हाई कोर्ट एजेके दोनों की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया और इनको तलब किया गया आज। तो जब नोटिस इनको भेजा गया तो इन्होंने फिर गुफ्तगू की पार्लियामेंट हाउस में के बाहर जब गए थे, ये इधर पार्लियामेंट में जब गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी एन की, वहाँ ये भी शरीक हो गए। तो वहाँ पार्लियामेंट के बाहर जब सहाफियों ने सवाल किया कि नोटिस आपको मिला है, तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि वज़ीर आज़म को इतना फारग होता है कि वो जाकर पेश हो जाए, वहाँ अदालत में चला जाए। तो फिर इसके बाद उन्होंने जजेस पर कुछ इल्जाम भी आयद किए कि 3-4 जो पोस्टें थी अदलिया की जिन पर 20 और 25 करोड़ की हमें ऑफर्स थी, तो लेकिन हमने वो अदलिया को दे दी, उन्होंने अपने बंदे लगा दिए। इस तरह के इल्जाम आयद किए थे। आज जब उनको जब बुलाया गया हाई कोर्ट में तो उन्होंने वहां जाकर ये कहा कि उन्होंने उनका वहां बयान चलवाया, वहां वीडियो क्लिप चलाया गया अदालत में। तो उनसे पूछा गया ये गुफ्तगू आपने की है, तो उन्होंने इसका इतराफ कर लिया, जी मैंने ही गुफ्तगू की है। जब उन्होंने इतराफ कर लिया तो इस पर तौहीन अदालत में अदालत ने उन्हें 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है और बाद में जो इलेक्शन कमीशन है उसने डी नोटिफाई भी कर दिया है। अब जो सूरत हाल है, एक तो ओहदा खाली नहीं रह सकता। जो आज़ाद कश्मीर का अबूरी आइन है 74 का, उसके तहत किसी को कायम काम वज़ीर आज़म बनना है। हमारी इतला है कि जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं ख्वाजा फरूक को ये ओहदा सौंपा जा रहा है जब तक नए वज़ीर आज़म नहीं आ जाते। तो नए वज़ीर आज़म के लिए भी जोड़ तोड़ जारी है। जो इमरान खान है चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने भी खान साहब आपने बड़ा तफसील से आपने सारा कुछ बैकग्राउंड बड़ा अच्छे तरीके से बता दिया। तो अब क्या होगा 2 हफ्ते के लिए? तो उन्होंने कहा जी आप जवाब जमा करें, मतलब यह है कि इलियास तनवीर साहब का मक्कू तो ठप गया, अब 2 हफ्ते तो आपने जैसे कहा वो खाली तो नहीं रहेगा। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इजलास बुला के नया प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो लगा दिया जाएगा? और बाज़ कह रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई जो है वो उस वक्त स्टैब्लिशमेंट के उसमें रॉन्ग साइड पे है, इस्लामाबाद में रॉन्ग साइड पे है, सो बहुत सारे चांसेस हैं कि शायद पीपल्स पार्टी का कोई दरमियान में से कोई वज़ीर आज़म निकल आएगा। आपकी क्या खबरें हैं सर? जी खलासा साहब, इस हवाले से अभी जोड़ तोड़ जारी है क्योंकि इजलास इन सेशन है। जब इजलास इन सेशन नहीं होता तो परसों इजलास होना है एजेके असेंबली का, तो फिर अगर इजलास इन सेशन ना हो तो इजलास प्रेसिडेंट ने बुलवाना होता है। जब आप देखते हैं कि परसों इजलास में अगर स्पीकर मुलतवी कर देते हैं तो वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए फिर प्रेसिडेंट जो है इजलास कॉल करेगा। ये जोड़ तोड़ जारी है। जो अपोजिशन है इस वक्त एजेके में वो 20 मेंबरान पर मुश्तमिल है। 12 अरकान असेंबली हैं पीपल्स पार्टी के और 7 मुस्लिम लीग नून के हैं और एक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का एक है। 20 बनते हैं और 27 जब मेंबरान पूरे हो जाएं तो फिर ये तरीके अदम-ए-इत्माद आ सकती है। या उन पे तरीके अदम-ए-इत्माद की तो मेरा ख्याल है अगर मैं सही समझूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर जानते हो, उसकी जरूरत नहीं बिकॉज़ इस टाइम डिस्क्वालीफाइड होगी। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के एतमाद के लिए 27 वोट दरकार हैं। तो इनके पास कितने हैं पीपल्स पार्टी और अलाइज के पास? 20 हैं। पीपल्स पार्टी के पास 12 लोग हैं और 8 लोग दूसरी पार्टियों के हैं, 7 नून लीग के हैं और एक जेकेपीपी का है। 20 लोग हैं। तो अगर वो 7 लोग पीटीआई से टूट रहे हैं, अब इस हवाले से जो कश्मीर आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वहाँ पे? ये फ्लोर क्रॉसिंग पे जैसे पाकिस्तान में तो डिस्क्वालिफिकेशन क्लास लगती है, एजेके का इन क्या कहता है? अगर ये वहाँ अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है 2-4 लोगों का तो इस हवाले से कोई कदगर नहीं है, वोट दे सकते हैं। उस पर फ्लोर क्रॉसिंग का कोई जो है एक्ट है या कानून है लागू नहीं होगा। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के 7 लोग आ जाते हैं तो इस पर उन पर कोई फ्लोर क्रॉसिंग का जो एक्ट अच्छा, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनता तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी में से आपको क्या लगता है तीसरा वजीर आजम? पहले हमने देखा नियाजी साहब थे, फिर अब ये सरदार तनवीर साहब गए, 2 वजीर आजम तो साल में हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट साल 1.5 साल में वो फारिग हो गए। तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है उसमें पीटीआई के रैंक्स में? आपका क्या रिसर्च स्टडी कहती है सर? अभी जो है जो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी हैं जो साबिक वज़ीर आज़म है, इस वक्त वो जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मुझे दोबारा मौका दिया जाए क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई थी। और अजीब उसने इत्तेफाक है जो 11 अप्रैल को ही पिछले साल रमजान अल मुबारक के में ही तरीके अदम-ए-इत्माद 11 अप्रैल को पेश की थी सरदार तनवीर इलियास ने सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के खिलाफ, और आज 11 अप्रैल ही है और आज वो मतलब है आप कह रहे हैं कारमा, वो कहते हैं कारमा जो है ना, जो बंदा जिसके साथ जो सलूक करता है वो आपकी तरफ वापस आता है। आप ये कह रहे हैं 11 अप्रैल है जिस दिन इन्होंने सरदार कयूम नियाजी साहब को हटाया था, सरदार इलियास तनवीर साहब ने उसी दिन खुद हट गए हैं, बल्कि नाहल भी हो गए हैं। इट्स ए कारमा, नाहल हो गए हैं 2 साल के लिए। ठीक है, चलें सर इसको फॉलो क्या सकते हैं हम इसे। जी जी, आप चलें इसको फॉलो करते रहिएगा। कोई
अपडेट हमें करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू। हमारे साथ ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब दो अहम सवाल हैं जिसके ऊपर बात करेंगे, आपका कमेंट ज़रूरी है। एक तो पार्लियामेंट में गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत करने पर जस्टिस काजी फायजी साहब पर शदीद तनकीद हुई, उनका एक क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है, एक तो उसके ऊपर, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई है, अपना मौक़िफ़ दिया है फंड्स और सिक्योरिटी दोनों के हवाले से कि इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते, उस पर बताइएगा। काजी फैज़ ईसा साहब वाला जो इशू हुआ है, मैंने उनकी पढ़ी है, वो उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, तो वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की हुई है कि आपको बाज़ दफ़ा ना क्लैरिफिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपको जानते हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती, जो आपको पसंद नहीं करते तो वो आपको बाई नहीं करते। मतलब इस तरह का कोई चीज़ है कि आपको क्लैरिफिकेशन बाज़ दफ़ा देने की ज़रूरत नहीं होती। कि जो आपको लाइक करते हैं वो जानते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं। जो डिसलाइक करते हैं, आप लाख कहते रहे वो नहीं मानेंगे। लेकिन जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे होते हैं, मेरी हमेशा रहती होती है कि ये तो एक नॉर्मल रवैया तो हो जाता है कि इग्नोर करें, लेकिन ये इशू इग्नोर नहीं हो सकता था। और काजी साहब को उसकी जो वजाहत थी वो उन्होंने देनी पड़ी। अगरचे उस पर बाई कुछ नहीं किया जाएगा। जो उनको वो कहते हैं, जो आपके हेटर्स होते हैं, दे विल कंटिन्यू टू हेट यू, उनको इन रीजनिंग से नहीं पता चलता, लेकिन एटलीस्ट इसका प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव जो है ना वो आ जाता। मुझे अक्सर लोग, मैं कभी मिलता भी था सियासतदानों से, पॉलिटिशियन से, बात कहते हैं स्कैंडल आ गया, स्टोरी, हमने कोई तरदीद नहीं की। मैं ना करें, परसेप्शन इज़ ए रियलिटी, किसी दिन आप पे थपती रहेगी। मुझे याद है एक दो यूसुफ गिलानी साहब जो थे, इन पे ना एक स्टोरी है, स्कैंडल आया, कोई इंग्लिश अखबार में छपा कि इनकी मिसेस का कोई लोन था, कर्जा था, तो राइट ऑफ हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो कि मिल गया, तो मैंने कहा जी कि आप पे इतना बड़ा स्कैंडल आया, स्टोरी है, और आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं आया, मतलब है कोई डिनाइल कन्फर्मेशन आनी चाहिए। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप पे स्टोरी खबर है। तो मुझे कहते हैं यार मैं इसकी कोई केयर नहीं करता, झूठी खबर है, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी वजाहत देने की, ये चीज़ें। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं कि सर आप आम आदमी नहीं, यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप पे, आपकी फैमिली पे कोई स्कैंडल आएगा, आपको उसकी वन वे द अदर, अगर आप समझते हैं झूठा है, अगर आपका ख्याल है, जो रिपोर्टर कहते हैं आई हैव द डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास पूरी स्टोरी है, तो फिर आपको इसकी वजाहत देनी चाहिए। अगर सच है तो फिर तो लोग सच माने, मैं भी मानूंगा कि आप इस पर चुप हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप जो ओहदे पे लोग बैठे होते हैं उनको थोड़ी सी भी वजाहतें देनी पड़ती होती हैं। बिल्कुल आपको देनी पड़ती हैं, देनी चाहिए। सो काजी साहब ने जो आज दी है, तो कल भी मेरा एक इस पे व्यू था कि इनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उनके जहन में पता क्या था काजी साहब के, वो ये था कि सेमिनार टाइप हो रहे, माजी में भी होते रहे हैं या पार्लियामेंट में भी होते रहे हैं। इवन साबिक चीफ जस्टिस में देख रहा था, एक आए थे, उन्होंने सेनेट से खिताब किया हुआ है कि सेमिनार्स होते थे, और आते जजेस भी आते थे, मिलिट्री जनरल्स भी आते थे। जनरल बाजवा साहब भी एक दफ़ा, शायद मैं गलत नहीं कह रहा, सेनेट को आके खिताब करके गए थे शायद। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, माजी में भी हुई हैं। सो उनके जहन में ये होगा ये कोई सेमिनार टाइप है, यहाँ पे एक उसमें बड़ा सा हॉल होगा जिसमें 100-200 लोग बैठे होंगे, स्टेज पे हम 8-10 लोग हम होंगे, कुछ 4-5 जजेस होंगे, 2-4 एक जर्नलिस्ट होगा, 3-4 पार्लियामेंटेरियन, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर होगा, तो तकरीरें होंगी। ये उनका इंप्रेशन इस तरह का था। जो आज उन्होंने वही बात की है कि स्पीकर से भी मैंने कंफर्म किया, डिप्टी डायरेक्टर से भी किया, सब ने कहा जनाब कि ये काम होगा। अब ये धोखा हुआ है, जो उनके साथ मिसगाइड किया गया है, या उनकी आप कह लें सादगी कह लें, या उनका उन्होंने यकीन कर लिया कि जो बताया जा रहा है वही कुछ होगा। बुनियादी तौर पे क्लास साहब, ऑप्टिक्स और टाइमिंग बड़ी कंफ्यूजिंग थी ना। ऑप्टिक्स ये आया कि आप पार्लियामेंट में वो तमाम पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं जिनको ऑलरेडी कहा जा रहा है कि यू हैव अ बायस फॉर देम, और फिर एट द सेम टाइम उसी दिन वो अहम लेजिस्लेशन हो रही है, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग था देखने वालों के लिए। वही कह रहा हूँ, उनको अगर इस पूरे मामले में उन्होंने मतलब वो किया है, उनको लैंड किया है, तो हुकूमत ने किया है, उसमें स्पीकर साहब का कसूर है। स्पीकर साहब मस्ट टेक द ब्लेम, बल्कि उनको वजाहत देनी चाहिए थी। ये वजाहत रादर कमिंग फ्राम जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, ये राजा परवेज़ अशरफ साहब को वजाहत देनी चाहिए थी, बल्कि मदद करनी चाहिए थी कि मेरे कोई, उन्होंने खड़े होकर बात की भी है कल कि राज साहब मुझे तो बताया गया था यहाँ पे सियासी तकरीरें नहीं होंगी। राज साहब ने एज यूजुअल मुस्कुरा दिया, क्योंकि सियासतदान जो है ये थिक स्किन है, इनकी क्रेडिबिलिटी का कोई मसला नहीं होता सियासतदानों का, है नहीं है, दे डैम क्या, लोग भी डैम क्या, लोगों को मसला भी नहीं है, बस वही वाली बात, लुटेरा मेरी मर्जी का होना चाहिए, हमें क्रेडिबिलिटी का मसला नहीं है, लूट ले पूरी दिल्ली हिंद सिंध लूट ले, आप बरेली का बाजार लूटे या उसका लखनऊ या लाहौर जो भी लूट सकता है, उनको तो क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे सियासतदानों क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम किसको आता है? वो जज को आता है। जब जज पे क्वेश्चन उठेंगे, उंगलियां उठेंगे, जिसने इंसाफ करना है, और वो आजकल मरियम नवाज साहब का मशहूर जमाना डराग चल रहा है कि तराजू के पलड़े बारी करने हैं, तो आपने एक जज को इस पोजीशन में डाल दिया, एम्बेरस इस पोजीशन में, नोइंगली कि ऑलरेडी बहुत सारे इसमें
इसमें डिबेट चल रही है, डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने उनको अपने साथ बिठा के एक साइड पे जरदारी साहब, दूसरी साइड पे उन्होंने आके आपने देखो डार साहब देखा होगा जिन पे भी ये केसेस हैं और बड़े सारे केसेस हैं जी, और वो उनकी तकरीरें तो ये जो है ना थोड़ी सी क्लास क्विकली कमेंटिंग ऑन द रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा कराई, उन्होंने कहा जी हमने अब ये बहुत बड़ा अब ये फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। अब बिल अब एक और एक इसमें सीरियस मसला खड़ा हो गया, किन के लिए? अताब मोहम्मद बंदियाल साहब के लिए, चीफ जस्टिस साहब के लिए। अच्छा, वो क्या हो गया है, वो कहते हैं ना एक उसमें बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। अब अगर वो नहीं टेकअप करते इस बात को, तौहीन अदालत की तरफ नहीं वो लेकर नहीं जाते तो उन पे दबाव आएगा जनाब कि आप जो हैं वो हो गए हैं, मतलब दब गए हैं, आप हुकूमत जो आपको बुली कर रही थी, हुकूमत थ्रेट कर रही थी, आप खामोश हो गए हैं और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये उन पे दबाव आएगा और उस पर डेफिनेटली पीटीआई भी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगी, जनाब इनको डिस्क्वालीफाई करें। आज एक वज़ीर आज़म उनका भी डिस्क्वालीफाई हो गया, इलियास तनवीर साहब, अभी सुना था हमने। दूसरी तरफ उनको ये है कि जनाब के पहले हम 2-3 वज़ीर आज़म ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर चुके, सुप्रीम कोर्ट कर चुके, एक को फांसी लगा चुकी है, आपने गिलानी डिस्क्वालीफाई हुआ, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई, अगरचे एक आके उसमें डिफरेंट इल्जामात पे हुए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है तीसरे वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करेगी इन द गिवन सिचुएशन? सो बड़ा टेस्ट है ना जो इस वक्त वो उमरत या बंदियाल साहब का है, वो करते हैं नहीं करते, वही वाली बात टू बी या नॉट टू बी जो शेक्सपियर की उसका ड्रामे का कोट है कि करते हैं तो भी उनके लिए मुश्किल है, नहीं करते तो भी मुश्किल है। सो इट्स अ वेरी टफ फॉर। ठीक है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है या नहीं लेती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।